हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसमें अपना जो पेपर है प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, इस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो पेपर है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं और इन 4 में से दो यूनिट है वो तो प्लांट इकोलॉजी से रिलेटेड है और जो 2 यूनिट है वो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। ठीक है, पहली जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन अपन इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, 4 यूनिट है तो चारों यूनिट्स के अलग से अपन वीडियो बनाएंगे, जिसमें आज के इस वीडियो के अंदर यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड प्लांट इकोलॉजी की जो दोनों ही यूनिट है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। आपने सिलेबस के अंदर देखा होगा, काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है उन यूनिट्स के अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अपन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि इन चारों टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका यूनिट फर्स्ट से कवर हो ही जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि दोनों क्वेश्चंस भी आपको इन चारों टॉपिक से मिल जाएं। ठीक है, तो वो चारों टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग जोन है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रोपोस्फीयर भी है, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोस्फीयर भी है, मीजोस्फीयर भी है। ठीक है, ये सारे अलग अलग जोन या अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिनके अंदर अपन एटमॉस्फेयर या वायुमंडल को डिवाइड कर सकते हैं, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अलावा यदि अपन सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो है अडेप्टेशन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अडेप्टेशन या अनुकूलन। जो हाइड्रोफाइट्स और जो जीरोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स और जो जीरोफाइट्स प्लांट्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से अडेप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो आसानी से, हाइड्रोफाइट्स आसानी से जलीय माध्यम में सर्वाइव कर सकते हैं, जीरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप आसानी से कम जल वाली परिस्थितियों के अंदर आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है, आकारिकी, शारीरिकी और कार्य की कौन कौन से ऐसे अनुकूलन है जो हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं, उन अनुकूलन या अडेप्टेशंस के बारे में भी अपन को डिटेल से चर्चा करनी है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फर्स्ट यूनिट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शायद हाइड्रोफाइट्स वाला क्वेश्चन तो 2019 की शायद एग्जाम थी, उसके अंदर पूछा भी गया है और 21 की एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़े क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटमॉस्फेयर से शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। थर्ड जो टॉपिक है वो अपन बात करते हैं सोइल के बारे में। देखिए इसके अंदर लाइट भी है, लेकिन लाइट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं है और लाइट में यदि क्वेश्चन बनते भी हैं तो वो फोटो पीरियोडिज्म और वर्नेलाइजेशन से बनते हैं और ये अपन ऑलरेडी प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पेपर है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो प्लांट फिजियोलॉजी वाले पेपर के वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप जो फोटो पीरियोडिज्म और वर्नेलाइजेशन का टॉपिक है उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। यदि लाइट से क्वेश्चन आता है तो फोटो पीरियोडिज्म या वर्नेलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो 2 टॉपिक्स आप याद कर सकते हैं। सोइल के अंदर भी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन, और वो भी 2 टॉपिक है। एक तो पेडोजेनेसिस यानी कि मृदा जनन, मृदा का निर्माण कैसे होता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा एक है सोइल प्रोफाइल या जिसे मृदा परिच्छेदिका हिंदी में कहा जाता है। तो सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका क्या है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक अपना ये रहेगा। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायोटिक इंटरेक्शन।
फोर टॉपिक क्या है, नंबर 4 बायोटिक इंटरेक्शन या जैविक क्रियाएं। बायोटिक इंटरेक्शन में सारी बायोटिक इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है जिनसे शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो म्यूचुअलिज्म हो, चाहे वो कमेंसलिज्म हो, चाहे वो पैरासिटिज्म हो, प्रिडेशन हो या फिर कंपटीशन हो। ये जो 4 या 5 इंपॉर्टेंट बायोटिक इंटरेक्शन है, उनमें हर बायोटिक इंटरेक्शन को आपको एग्जाम्पल सहित याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे या तो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूरा का पूरा बायोटिक इंटरेक्शन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि ये 4 टॉपिक्स आप यूनिट फर्स्ट से अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन आपका 100% इस यूनिट से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों टॉपिक्स को बिल्कुल ब्रीफ के अंदर अपन यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर अपन यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्लास के अंदर इतने टॉपिक्स को एक साथ पूरा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बिल्कुल ब्रीफ के अंदर शॉर्ट वे में अपन इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बाकी आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में याद रखना है, और इन टॉपिक्स को यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आई स्टडी ऑनलाइन का हमारा जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारे पेपर्स के सारी यूनिट्स को बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको समझाया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी ब्रीफ के अंदर बिल्कुल शॉर्ट वे में अपन इनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल ब्रीफ के अंदर यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपना है वो है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। देखिए एटमॉस्फेयर है क्या? अर्थ या भूमि की सतह के चारों तरफ जो गैसेस या गैसीय संगठन है उसे ही अपन एटमॉस्फेयर या वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करें या गैसेस कंपोजिशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ स्पोर्स हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स वगैरह है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण वगैरह हैं, ये सब एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट है। यदि अपन एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस कंपोजिशन की बात करें, गैसेस संगठन की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैस आपको पता है नाइट्रोजन, दैट इज 78%। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस की अमाउंट है अप्रोक्सीमेट 21% के आसपास। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की यदि अपन बात करें तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसके अलावा जो अदर गैसेज हैं वो है अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास। ये गैसियस कंपोजिशन या गैसियस संगठन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प भी है, धूल के कण भी हैं, पॉलन ग्रेन्स भी है, स्पोर्स भी है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ये सब एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के अंदर उपस्थित होते हैं। एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर या अलग अलग जोन के अंदर अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें मेनली यदि अपन मुख्यतः बात करें तो 4 अलग अलग जोन या 4 अलग अलग लेयर के अंदर अपन एटमॉस्फेयर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो 4 अलग अलग जोन कौन से हैं? सबसे पहला जो जोन अपन बता रहे हैं वो है ट्रोफोस्फीयर। पहला जोन जो है वो है ट्रोफोस्फीयर। ठीक है, ट्रोफोस्फीयर के बाद में नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। नंबर 3 जो जोन या लेयर हो जाएगी एटमॉस्फेयर की वो हो जाएगी मेसोस्फीयर, और उसके बाद में है थर्मोस्फीयर। नंबर 3 क्या हो जाएगी? मेसोस्फीयर। और नंबर 4 जोन जो है वो है थर्मोस्फीयर। ठीक है, जो ट्रोफोस्फीयर है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। इसे बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, इसे बोलते हैं मध्य मंडल मेसोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर को बोलेंगे ताप मंडल। ये हो जाएगा मध्य मंडल। इस प्रकार से 4 अलग अलग जोन के अंदर अपन एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर सकते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी की सतह से लेकर के लगभग 12 या 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे तो अपन बोलते हैं ट्रोफोस्फीयर। उसे तो क्या बोलेंगे? ट्रोफोस्फीयर। जैसे मान लीजिए
ये है अपनी अर्थ क्रस्ट, ये है अर्थ क्रस्ट या भूमि की सतह। अर्थ क्रस्ट से लेकर के अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 12 से 16 किलोमीटर का जो एरिया है, वो तो है आपका ट्रोफोस्फीयर। ये तो क्या है? ट्रोफोस्फीयर। ठीक है, 12 से लेकर के आगे जो 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 12 से लेकर के यहां तक 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। बाद में 50 से लेकर के आगे लगभग 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो आता है मेसोस्फीयर के अंदर। 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो आता है किसके अंदर? मेसोस्फीयर लेयर के अंदर। उसे मेसोस्फीयर लेयर बोलते हैं। ठीक है, और 80 से ऊपर वाला जो जोन है वो आ जाएगा थर्मोस्फीयर के अंदर। 80 से ऊपर लगभग 1600 किलोमीटर तक का क्या आ जाएगा? थर्मोस्फीयर। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर को अपन 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट जोन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला पहला जो है वो ट्रोफोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मेसोस्फीयर और चौथा है थर्मोस्फीयर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक का एरिया ट्रोफोस्फीयर, 12 से 50 स्ट्रेटोस्फीयर, 50 से 80 जो है वो मेसोस्फीयर और 80 से बाहर का जो एरिया है वो थर्मोस्फीयर के अंदर शामिल होगा। ठीक है, ये जो थर्मोस्फीयर है उसको भी 2 अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आयनोस्फीयर है और एक है एक्सोस्फीयर। इसमें भी 2 अलग अलग जोन अपन बता सकते हैं। एक तो है आयनोस्फीयर, आयन मंडल, और दूसरा है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। ठीक है, तो आयनोस्फीयर और दूसरा कौन सा है? एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। अब इनके बारे में एक एक दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें ट्रोफोस्फीयर की। पृथ्वी की सतह से 12 या 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो ट्रोफोस्फीयर के अंदर आता है। ट्रोफोस्फीयर के अंदर जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर के मान में गिरावट आती है। पृथ्वी की सतह के पृथ्वी का जो सतह का तापमान है उससे जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, तापमान जो है वो कम होगा। और ऐसा माना जाता है कि लगभग जब आप 165 मीटर हाइट के ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है। लगभग जब अपन 165 मीटर ऊंचाई के ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो ट्रोफोस्फीयर के अंदर ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। जितनी भी एनवायरमेंटल जो घटनाएं हो रही हैं, पर्यावरणीय जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादलों का बनना, आंधी तूफानों का चलना, ये सारी जो घटनाएं हो रही है वो इस ट्रोफोस्फीयर के अंदर ही होती है। ठीक है, ट्रोफोस्फीयर के बाद में सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर जो है वो इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और उसी ओजोन लेयर की प्रेजेंस के कारण यहां पर शुरुआत में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसके बाद में टेम्परेचर के मान में ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलती है इस ओजोन लेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर ने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया। अब पराबैंगनी किरणें अवशोषित होंगी, सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा, तो ऑब्वियसली यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जो ओजोन लेयर है उससे ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर के मान में वृद्धि देखने को मिलती है जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एयर की डेंसिटी कम होती है, विरल होती है वायु का घनत्व है, इसलिए जो जितने भी वायुयान वगैरह उड़ते हैं वो सब इस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर ही उड़ते हैं। यहाँ पर तो नेचुरल जो घटनाएं वो होती है, तो वायुयान जो वगैरह जो उड़ते हैं वो बादलों से ऊपर की तरफ उड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जहाँ पर सामान्यतः तापमान भी स्थिर रहता है, पर्यावरण या वहाँ पर वायुमंडल स्थिर रहता है, बार बार चेंज नहीं होता,
इसलिए ये जो जोन है वो वायुयान या जो एरोप्लेन वगैरह है उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। फिर आप आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या होगा, अब टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा और मीजोस्फीयर के अंदर तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद में आप लगातार सूर्य के पास जाते जा रहे हैं तो थर्मोस्फीयर के अंदर आते आते टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और थर्मोस्फीयर में भी पहले तो आता है आइनोस्फीयर और उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन सा है, एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर क्यों बोला, क्योंकि इस थर्मोस्फीयर की जोन या लेयर के अंदर अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज वाले आयंस प्रेजेंट होते हैं और इन इलेक्ट्रिक चार्ज वाले आयंस की वजह से रेडिएशन या विकिरणों का डिस्पर्जन या ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन होता है। जितने भी रेडियो चल रहे हैं, टेलीविज़न, मोबाइल का जो नेटवर्क आ रहा है वो सब इस आइनोस्फीयर की वजह से आ रहा है। यहाँ से जो रेडियो वेव छोड़ी जाती है वो आइनोस्फीयर में प्रेजेंट आयन के साथ टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होती है और उसी की वजह से रेडियो सिग्नल या टीवी के सिग्नल या मोबाइल के सिग्नल जो आ रहे हैं वो सब इस आइनोस्फीयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेनिंग आयंस की वजह से ही आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट है एक्सोस्फीयर, सबसे बाहर वाला जो जोन जहां पर टेम्परेचर या तापमान का मान सबसे ज्यादा होता है और एक्सोस्फीयर के अंदर ही जितने भी जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं वो इस एक्सोस्फीयर के अंदर ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, एक तो ये आपको एटमॉस्फेयर के बारे में ये चारों अलग अलग जोन, इनकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन ने जो टेम्परेचर वाला ग्राफ बनाया था वो ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जोन के अंदर टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, ओजोन लेयर कौन से जोन के अंदर है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से वो है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, जिसको अपन ने यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ या शॉर्ट वे के अंदर डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अडेप्टेशन या अनुकूलन का, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है या सेकंड जो टॉपिक है अडेप्टेशन या अनुकूलन। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस के अंदर दो प्रकार के प्लांट्स के अंदर अडेप्टेशंस या अनुकूलन के बारे में दिया गया है। एक तो हाइड्रोफाइट्स, एक तो दिया गया है हाइड्रोफाइट्स और दूसरा दिया गया है जीरोफाइट्स के बारे में। ठीक है, दूसरा दिया गया है जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट जिन्हें जलोदभिद पादप हिंदी के अंदर बोलते हैं, जलोदभिद पादप। क्वेश्चन क्या आता है कि जलोदभिद पादपों में पाए जाने वाले आकारिकी और शारीरिक अनुकूलनों को विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित समझाइए, या फिर जलोदभिद पादपों के अंदर पाए जाने वाले आकारिकी और कार्य की अनुकूलनों को उदाहरण सहित समझाइए, ऐसा क्वेश्चन। या फिर मरुद्भिद पादपों के अंदर पाए जाने वाले आकारिकी या शारीरिक अनुकूलनों को उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे क्वेश्चन इन दोनों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और दोनों के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल तीनों अडेप्टेशंस या अनुकूलनों के बारे में अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हाइड्रोफाइट्स क्या है, हाइड्रोफाइट्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर केवल अपन अडेप्टेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोफाइट्स यानी कि जल के अंदर या ऐसे वातावरण में पाए जाने वाले पादप जहां पर जल की अधिकता है, ऐसे प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद पादप बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर रहने के लिए कुछ अडेप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं। अब वो अडेप्टेशंस या अनुकूलन जो है वो भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल
अडेप्टेशन यानी कि आकारिकी अनुकूलन, आकारिकी अनुकूलन, ठीक है। सेकंड अपन बता सकते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशन, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन यानी कि शारीरिकी अनुकूलन, ठीक है। और थर्ड अपन बता सकते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या जिन्हें कार्यकीय अनुकूलन कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या कार्यकीय अनुकूलन। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें जीरोफाइट्स की, तो जीरोफाइट्स के अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी होंगे, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन भी होंगे और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी होंगे। ये तीनों अडेप्टेशंस, इनके एग्जाम्पल्स ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर पूछा जाता है, बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले यदि अपन बात करें मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की, मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकृति के अंदर वो कैसे दिख रहे हैं, इन्हें अपन मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स जो या तो पूरी तरीके से जल के अंदर डूबे हुए होंगे या उनका हाफ पार्ट जल के अंदर डूबा हुआ होगा, या फिर उनकी जड़ जो है वो तो कीचड़ या दलदल के अंदर होगी और उनका एरियल पार्ट बाहर की तरफ होगा, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उन्हीं को तो अपन हाइड्रोफाइट्स बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी बाह्य आकारिकी के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐसे कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से वो आसानी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में आपको अलग अलग तीनों पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है कि उनकी रूट जो है वो कैसी होगी, उनका जो स्टेम है वो कैसा होगा, उनकी लीफ जो है यानी कि उनकी जो पत्ती है वो कैसी होगी, ये तीनों आपको ध्यान में रखने, ठीक है। सबसे पहले जैसे अपन बात करें रूट की, अब जो पूरी तरीके से हाइड्रोफाइट्स हैं, पूरी तरीके से सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, जल के अंदर डूबे हुए जलोद्भिद पादप हैं, उनमें तो रूट की आवश्यकता ही नहीं है। भाई रूट का क्या काम होता है, रूट का काम होता है वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। अब वो प्लांट तो ऑलरेडी वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट है, तो वहां पर पूरे प्लांट की बॉडी के द्वारा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो वहां पर रूट की जरूरत ही नहीं है। तो जलोद्भिद पादपों के अंदर, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर रूट जो होती है वो या तो होती ही नहीं है, और यदि है भी तो वो अल्प विकसित या लेस डेवलप टाइप की रूट होती है, ठीक है। रूट अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाई हो सकती है, रूपांतरित हो सकती है, क्योंकि रूट का कोई काम वहां पर जलोद्भिद पादपों में नहीं है, तो बाकी काम के लिए रूट का मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण भी प्रेजेंट हो सकता है। कुछ प्लांट्स में रूट एसिमुलेशन या फोटोसिंथेसिस का काम करती है, जिन्हें एसिमुलेटरी रूट या स्वांगीकारी जड़ें कहते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर हाइड्रोफाइट्स की रूट जो है वो रेस्पिरेशन या श्वसन का काम करती है, तो उन्हें श्वसन मूल कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अडेप्टेशंस रूट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें स्टेम की, तो स्टेम या तने में इस प्रकार के अडेप्टेशन होंगे। स्टेम जो है वो ज़्यादातर फ्लोटिंग स्टेम होगा। उस स्टेम की एनाटॉमी में भी अपन बात करेंगे कि कुछ इस प्रकार के टिश्यू या उत्तक प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से उनका स्टेम या तना जो है वो आसानी से वाटर के अंदर फ्लोट कर सके, तैर सके। इसके लिए तना जो है वो कोमल होता है, तने के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इस वजह से तना आसानी से वाटर के अंदर फ्लोट कर सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट लीफ की, तो लीफ भी अलग अलग प्रकार की होती है। पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है वो ज़्यादातर रिबन जैसी होती है, पतली रिबन जैसी होती है। कुछ पादपों के अंदर पत्तियां जो है वो अलग अलग प्रकार की हेटेरोफिली भी देखने को मिल सकती है, विषम परिणीता। यदि पादप का आधा भाग जल के अंदर डूबा हुआ है, आधा भाग एरियल या वायु के कांटेक्ट में है, तो वहां पर वायु के अंदर जो पादप का भाग है उनकी पत्तियां अलग होंगी, जो जल के अंदर डूबा हुआ भाग है उसकी पत्तियां अलग हो सकती है। इस प्रकार की कंडीशन भी हाइड्रोफाइट्स की लीफ या पत्तियों के अंदर देखने को मिल सकती है। इस प्रकार के अडेप्टेशंस या अनुकूलन भी देखने को मिल सकती है।
आई बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, कई पादप ऐसे हैं जिनके अंदर लीफ या पत्तियां है ही नहीं। कई पादपों के अंदर जो पत्तियां हैं वो मोटी, सरल, चमड़ील जल से बाहर निकली हुई होती है। ठीक है। कई पादपों के अंदर पत्तियां जो है वो अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई या रूपांतरित हो सकती है। ये सारी मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकी अनुकूलन पादप के जड़, तने एवं पत्ती वाले भाग में देखने को मिलेंगे यदि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन, शारीरिकी अनुकूलन। एनाटॉमी देखने पर क्या डिफरेंस हाइड्रोफाइट्स और नॉर्मल प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो एनाटॉमी में भी अलग अलग प्लांट्स की बात अपन कर सकते हैं। जैसे रूट की बात कर सकते हैं, जैसे स्टेम की बात कर सकते हैं, या फिर लीफ की बात कर सकते हैं। जैसे रूट के अंदर यदि अपन बात करें, रूट की एनाटॉमी की यदि अपन बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील या वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस जो है उस पे उसकी सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस के ऊपर किसी भी प्रकार का क्यूटिकल का कोई आवरण नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस से रूट हेयर या मूल रोम जैसी जो संरचनाएं हैं वो भी नहीं निकलती, क्योंकि रूट हेयर का क्या काम है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करना। यहां पर ऑलरेडी वाटर ज्यादा है, वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम ही तो होता है रूट हेयर या मूल रोम का। यहां पर एब्जॉर्प्शन की जरूरत ही नहीं है, तो रूट हेयर या मूल रोम जो है वो अब्सेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। इसके अलावा रूट की कॉर्टेक्स वाले पार्ट में यदि अपन बात करें तो कॉर्टेक्स वाले भाग में एरेनकाइमा या वायुतक उपस्थित होते हैं, और उन एरेनकाइमा या वायुतकों की उपस्थिति के कारण आसानी से वो प्लांट की रूट जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। ठीक है। यदि अपन रूट के वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल या संवहन बंडल के अंदर जाइलम कम विकसित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कम विकसित होते हैं। जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। जाइलम का क्या काम है, वाटर का कंडक्शन करना। यहां पर वाटर के कंडक्शन की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी प्लांट पूरा वाटर के अंदर है, तो प्लांट अपनी सरफेस से कहीं से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर की कंडक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली जो जाइलम हो वो क्या होगा, लेस डेवलप या कम विकसित होगा। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें स्टेम की, तो स्टेम या तने के ऊपर भी क्यूटिकल का आवरण नहीं पाया जाता। एपिडर्मिस जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में बड़े बड़े एयर स्पेस प्रेजेंट होंगे, कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में एरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कॉर्टेक्स वाले सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक उपस्थित हो सकते हैं। वेस्कुलर बंडल में वही अपन बताएंगे कि वेस्कुलर बंडल लेस डेवलप या कम विकसित प्रकार के होते हैं, जिसमें जाइलम जो है वो ज़्यादा कम विकसित होता है, फ्लोएम थोड़ा सा ज़्यादा विकसित होता है। जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स या जाइलम वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। ये एडेप्टेशन अपन रूट या स्टेम की एनाटॉमी के अंदर बता सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से लीफ की यदि अपन बात करें तो लीफ के ऊपर जनरली स्टोमेटा जो है वो अब्सेंट होते हैं। अगर स्टोमेटा है भी, मान लीजिए कोई एक्वेटिक प्लांट, कोई हाइड्रोफाइट जल की सतह पर उसकी पत्तियां तैर रही है, तो जल की सतह पे जो पत्ती तैर रही है उस पत्ती की ऊपर वाली सरफेस पर स्टोमेटा हो सकते हैं, नीचे वाली सरफेस जो कि वाटर के कांटेक्ट में है उसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते। पत्ती की एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल का आवरण नहीं होता, हालांकि वैक्स या मोम की परत वहां पर प्रेजेंट हो सकती है जो कि लीफ को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से बचाने का काम करती है। बाकी स्टोमेटा की नंबर जो है वो अपर सरफेस पे ज्यादा होती है और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा की नंबर कम होती है। एनाटॉमी की यदि अपन बात करें, ठीक है। जो इसके अलावा मिजोफिल पार्ट प्रेजेंट होगा। मिजोफिल सेल्स जो हैं वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट होंगे, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी पाया जाएगा। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल तो यहाँ पर भी नहीं होगा। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम जो है वो कम विकसित होता है। इस प्रकार की एनाटॉमी लीफ या पत्ती की देखने को मिलती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने वहाँ पर डिटेल से पढ़ी है। यहाँ पर अपन केवल एक रिवीजन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर थी, क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़नी है। इनको एग्जाम्पल सहित आपको कम से कम हर एक अनुकूलन का एक एग्जाम्पल आपको जरूर ध्यान में रखना है, और एग्जाम्पल्स भी आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करके आने हैं। ठीक है। थर्ड है फिजियोलॉजिकल या कार्यकीय अनुकूलन। हाइड्रोफाइट्स अपनी फिजियोलॉजी
या अपनी कार्यकी के अंदर कैसे परिवर्तन करते हैं जिनकी वजह से वो आसानी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे अनुकूलन हैं, जैसे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन करने के लिए, ठीक है, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से बचने के लिए कौन से वो कार्यकी के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, गैसों का जो एक्सचेंज है वो पूरे प्लांट बॉडी की सरफेस से ही हो सकता है, क्योंकि स्टोमेटा की नंबर अपने बताया कि ऑलरेडी कम है, तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो पूरे प्लांट की बॉडी की सरफेस से होगा, ठीक है। इसके अलावा जो गैसेज है उनको उन एरेनकाइमा या वायुतकों के अंदर स्टोर रखा जा सकता है, ताकि जब भी फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन और CO2 गैस की जरूरत पड़े तो उन गैसेज को यूज किया जा सके, ठीक है। ये सारे एडेप्टेशंस जो है वो इन हाइड्रोफाइट्स के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस या कार्यकीय अनुकूलन के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आया, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद पादप क्या होते हैं, जलोदभिद पादपों में पाए जाने वाले आकारिकी, शारीरिकी या कार्यकी अनुकूलनों को उदाहरण सहित समझाइए। इनमें मैंने तीनों बता दिए, एग्जाम के अंदर हो सकता है दो ही पूछे, या तो आकारिकी और शारीरिकी पूछ ले, या फिर आकारिकी या कार्यकी पूछ ले, या फिर शारीरिकी और कार्यकी पूछ ले, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो आपको तीनों प्रकार के अनुकूलन और इनके उदाहरण भी साथ में याद रखने हैं, ठीक है। दूसरे प्लांट्स है जीरोफाइट्स, या जिन्हें मरुद्भिद पादप भी बोलते हैं। अब जीरोफाइट्स में या तो ये हो सकता है कि उन प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबल तो है लेकिन उस वाटर को यूज नहीं कर पा रहे, या एक्चुअल में वाटर अवेलेबल नहीं है। अलग अलग प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है, अलग अलग ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, जिसमें फिजिकल ड्राइनेस है जहां वास्तव में पानी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस है जहां वास्तव में पानी तो है लेकिन वो पानी पादपों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो अलग अलग ड्राइनेस या शुष्कता की परिस्थितियों में उगने वाले जीरोफाइट्स या जो मरुद्भिद पादप हैं उनमें अलग अलग प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में रूट में अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन होंगे, शूट या स्टेम के अंदर अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन होंगे, लीफ या पत्ती के अंदर अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन होंगे। जैसे मॉर्फोलॉजिकल में रूट की एक दो एग्जांपल्स की अपन बात करें, रूट जो है वो वेल डेवलप होगी। आपको पता है मरुस्थलीय पादप या मरुद्भिद पादप ऐसे पादप जहां जिस वातावरण के अंदर पानी नहीं है, जैसे हमारे राजस्थान में रेगिस्तान की बात करें, वहां पर ऑलरेडी जमीन के अंदर पानी नहीं है, पानी है भी तो जमीन की गहराई में पानी है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो रूट सिस्टम होगा, मूल तंत्र जो होगा वो वेल डेवलप्ड या सुविकसित प्रकार का होगा, एक्सटेंसिव विस्तृत प्रकार का मूल तंत्र पाया जाएगा यदि अपन जीरोफाइट्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मूल तंत्र विकसित प्रकार का होगा, जड़ें जो है वो तने की कंपैरिजन में ज्यादा लंबी होंगी, जड़ें विकसित प्रकार की होंगी, जड़ों के ऊपर मूल गोप यानी कि रूट कैप और रूट हेयर जो है वो भी वेल डेवलप्ड या सुविकसित प्रकार के होंगे। कुछ जीरोफाइट्स ऐसे भी तो हैं जो कि चट्टानों की सतह पे उग रहे हैं। अब चट्टानों के अंदर यदि जड़ों को जाना है तो वहां पर जड़ों की सुरक्षा के लिए रूट कैप या मूल गोप भी उपस्थित होंगे। ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर या मूल रोम भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रूट जो है वो मॉडिफाई भी हो सकती है, रूपांतरित भी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। दूसरा यदि अपन बात करें स्टेम की, स्टेम रूट के कंपैरिजन में कम डेवलप होते हैं। स्टेम जो है उसके ऊपर स्टोमेटा या रंध्र जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती। कई बार स्टेम अलग अलग संरचनाओं के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं जो वाटर को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, जो जल को संचित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि अपन बात करें लीफ की तो ध्यान देना जो जीरोफिटिक प्लांट्स है उनके अंदर लीफ कम विकसित होती है। लीफ में लीफ लेमिना या जो पर्णफलक है उसकी साइज रिड्यूस होती है ताकि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाटर का लॉस कम से कम किया जा सके।
इसके लिए लीफ लेमिला की साइज कम है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा या रंध्र जो है उनकी नंबर कम है। स्टोमेटा या रंध्र यदि पाए भी जा रहे हैं तो वो संकन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए रंध्र होते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा की मॉर्फोलॉजी या उसकी फिजियोलॉजी भी इस प्रकार से होती है कि दिन के समय स्टोमेटा जो है वो बंद रहते हैं, रात के समय स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन के द्वारा होने वाली वाटर की हानि को कम से कम रखा जा सके। ठीक है, तो लीफ के अंदर भी बहुत सारे अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लीफ अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। कई पादपों के अंदर जो पत्ती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ताकि सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर का लॉस कम होगा ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो पत्ती जो है वो कांटों के रूप में या टेंड्रिल के रूप में भी रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। इनमें एग्जांपल्स आपको एक एक दो ध्यान में रखने। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस की यदि अपन बात करें, शारीरिक अनुकूलन की बात करें, तो जैसे शारीरिक अनुकूलन में रूट है, स्टेम है, लीफ है। रूट या जड़ के अंदर पाए जाने वाले एनाटॉमिकल या शारीरिक अनुकूलन की बात करें तो रूट के ऊपर क्यूटिकल का आवरण, रूट की जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण प्रेजेंट हो सकता है। रूट की एपिडर्मिस से बहुत सारे एक कोशिकीय मूल रोम या रूट हेयर निकले हुए होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। इसके अलावा कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा ताकि वाटर को स्टोर रखा जा सके, संचित रखा जा सके। ठीक है, इसके अलावा वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल, रूट के वैस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होंगे। जाइलम सबसे ज्यादा विकसित प्रकार का होगा ताकि वाटर जो एब्जॉर्ब रूट ने किया है उसको ज्यादा से ज्यादा दूसरे पार्ट तक कंडक्ट किया जा सके, उनका संवहन किया जा सके। इसी प्रकार से स्टेम के अंदर भी यही बात अपन करेंगे। ठीक है, रूट सिस्टम वेल डेवलप अपन बता रहे हैं। स्टेम के अंदर भी एनाटॉमी में स्टेम के ऊपर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण होगा ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। ठीक है, इसके अलावा जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो भी वेल डेवलप्ड है। वेस्कुलर बंडल जो है वो भी वेल डेवलप्ड या सुविकसित प्रकार के होंगे। लीफ की एनाटॉमी की यदि अपन बात करें तो एनाटॉमी के अंदर जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर स्टोमेटा कम, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा ज्यादा होंगे। स्टोमेटा संकन टाइप के होंगे या धसे हुए रंध्र होंगे। स्टोमेटा की फिजियोलॉजी इस प्रकार से होगी कि स्टोमेटा दिन के समय बंद रहेंगे और रात के समय खुलेंगे ताकि ट्रांसपीरेशन द्वारा वाटर की हानि को कम से कम किया जा सके। ठीक है, ये सारे अडेप्टेशन, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस लीफ के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इनके एग्जाम्पल सहित आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। ठीक है, लास्ट है जीरोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या कार्यकीय अनुकूलन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या कार्यकीय अनुकूलनों की यदि अपन बात करें तो ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने के लिए उनमें इस प्रकार से अडेप्टेशन पाए जाते हैं। एक्सेस अमाउंट जो लाइट है, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, उनसे बचने के लिए उनके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन पाए जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर से बचने के लिए उनके अंदर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्यकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी माना जाता है कि उनके अंदर ड्रॉट रेजिस्टेंस, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी देखने को मिलते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेंस होता है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर रख सके। ड्रॉट रेजिस्टेंस या सूखे प्रतिरोधी संरचनाएं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वाटर को स्टोर करने वाली स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये सारी फिजियोलॉजिकल या कार्यकीय अनुकूलन जो है वो भी मरुद्भिद पादप या जीरोफाइट्स प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सेकंड टॉपिक या सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है अडेप्टेशन या अनुकूलन से। ध्यान रखना, हाइड्रोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और जीरोफाइट्स के अंदर पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और इनके कम से कम एक एक दो एग्जांपल्स ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस यूनिट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई बनता है तो वो इस अडेप्टेशन या अनुकूलन से ही है। वो हाइड्रोफाइट से भी आ सकता है, वो जीरोफाइट से भी आ सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित आपको याद रखने हैं। ठीक है, थर्ड जो फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोइल प्रोफाइलिंग और पीडोजेनेसिस।
सोइल के बारे में, सोइल के अंदर अपन ने दो टॉपिक बताए, एक तो पीडोजेनेसिस और एक सोइल प्रोफाइल। पीडोजेनेसिस या मृदा जनन क्या होता है? देखिए, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे पीडोजेनेसिस या मृदा जनन कहते हैं। पीडोजेनेसिस की यदि अपन बात करें, पीडोजेनेसिस वो मुख्यतः दो चरणों के अंदर कंप्लीट होता है। पहला तो है विदरिंग या रॉक विदरिंग, रॉक विदरिंग यानी कि चट्टानों का अपक्षय। और दूसरी स्टेप के अंदर जो रॉक विदरिंग से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं, उन पार्टिकल्स में ह्यूमस या मिनरल्स की अमाउंट बढ़ना, जिसे ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो दो स्टेप के अंदर पीडोजेनेसिस कंप्लीट होता है, रॉक विदरिंग और ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। रॉक विदरिंग में तो क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है जिसके द्वारा छोटे छोटे सोइल के पार्टिकल्स बनते हैं और इस प्रोसेस को विदरिंग कहते हैं। और चट्टानों की विदरिंग या अपक्षय जो है वो मेनली तीन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। इसमें चट्टानों की फिजिकल विदरिंग हो सकती है, यानी कि भौतिक जो अपक्षय है वो हो सकता है। इसके अलावा चट्टानों की केमिकल विदरिंग भी हो सकती है, और केमिकल विदरिंग के अलावा ये भी बताया जा सकता है कि बायोलॉजिकल विदरिंग या बायोटिक फैक्टर के द्वारा भी विदरिंग हो सकती है। फिजिकल विदरिंग में जैसे टेम्परेचर के कारण, जैसे रेनफॉल के कारण, लाइट के कारण, ये सारे फैक्टर्स जो है उनकी वजह से यदि चट्टान टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाए तो इसे बोलते हैं फिजिकल विदरिंग। अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं, एसिड जो हैं, उनकी वजह से यदि चट्टानों में विदरिंग हो रही है, चट्टानों में पहले बड़े पार्टिकल्स फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स का निर्माण हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, केमिकल विदरिंग। और किसी बायोटिक फैक्टर, फॉर एग्जांपल बायोटिक फैक्टर के अंदर जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, कोई फंजाई है, ठीक है, लाइकेन वगैरह है, इनके द्वारा यदि चट्टानों की विदरिंग होती है तो इसे बायोलॉजिकल विदरिंग या बायोटिक विदरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग प्रकार की विदरिंग के मेथड हैं जिनके द्वारा जो चट्टान है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट करके सोइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। अब ये जो सोइल पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम है। धीरे धीरे जब वहाँ पर कोई जीव या पादप वगैरह धीरे धीरे मरेंगे, उनका डिकम्पोजिशन या अपघटन होगा, तो उन पादपों या जीवों के अपघटन के द्वारा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी उस सोइल के अंदर बढ़ती जाएगी। ह्यूमस की मात्रा या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा वहाँ पर बढ़ती जाएगी, और इस स्टेप को ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पीडोजेनेसिस या मृदा जनन का जो छोटा सा टॉपिक है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सोइल के अंदर सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जो टोटल अर्थ क्रस्ट है उसको अलग अलग लेयर के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जाता है और इसे सोइल प्रोफाइलिंग कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सोइल को तीन लेयर में डिवाइड करते हैं। ए लेयर या ए होरिजन, एक है बी होरिजन लेयर या होरिजन, ठीक है, और एक है सी होरिजन। इन तीन अलग अलग होरिजन या लेयर के अंदर अपन सोइल या अर्थ क्रस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ए होरिजन जो है उसको फिर से अलग अलग लेयर के अंदर, जिसमें A00, A0, A1 और A2, इन चार लेयर के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, सबसे पहले अपन बता रहे हैं A00, इसके बाद में A0, A1, A2, B और C होरिजन। ठीक है, A00 होरिजन के अंदर क्या होता है, जो प्लांट या एनिमल के डेथ के बाद में उनका जो ऐसा पार्ट जिनका डिकम्पोजिशन अभी शुरू नहीं हुआ है,
जैसे पादप की कोई पत्तियां वगैरह जमीन की सतह के ऊपर गिर गई है लेकिन उनका अपघटन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ऐसी जो लेयर है वो A00 लेयर कहलाती है। ठीक है। दूसरी है A0 लेयर। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पादप के भाग या जंतु के भाग हैं उनका हाफ डिकम्पोजिशन या आधा अपघटन हो जाता है, और हाफ डिकम्पोजिशन के बाद में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको डफ कहा जाता है, इसलिए इस लेयर को डफ लेयर भी कहा जाता है। ओ ओरिजिन जो है उसे डफ लेयर भी कहा जाता है, जिसमें हाफ डिकम्पोज आधे अपघटित जो कार्बनिक पदार्थ है वो प्रेजेंट होंगे। A1 लेयर के अंदर डिकम्पोजिशन पूरा हो जाता है और इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। A2 लेयर के अंदर ह्यूमस की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, हल्के रंग की मिट्टी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो लीचिंग के द्वारा पानी जो है वो नीचे B और C ओरिजिन में चला जाता है। ये A2 ओरिजिन की विशेषता है जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम है। उसके बाद में B ओरिजिन आ गया। B ओरिजिन के अंदर जो छोटे छोटे चट्टान के पार्ट है वो प्रेजेंट यहाँ पर होंगे, और सबसे नीचे वाला जो C ओरिजिन है जहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स या चट्टानें आ जाती है, ज़्यादातर प्लांट की जो रूट है, जड़ जो है वो इस A2 ओरिजिन तक ही जाती है। B और C ओरिजिन के अंदर प्लांट की रूट यदा कदा कभी कभी ही एंटर कर सकती है, बाकी प्लांट जो है वो A2 ओरिजिन तक ही प्लांट्स की रूट जो है वो सीमित होती। ठीक है। इसे अपन सोइल प्रोफाइलिंग या मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। अलग अलग लेयर की क्या विशेषता है, डायग्राम सहित आपको यह ध्यान में रखना है, क्योंकि मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल के ऊपर, सोइल ओरिजिन के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सोइल के अंदर एक तो पेडोजेनेसिस और एक सोइल प्रोफाइलिंग, ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से प्लांट इकोलॉजी के अंदर, वो है बायोटिक इंटरेक्शन। नंबर 4 लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट से, वो है बायोटिक इंटरेक्शन, और सारी की सारी बायोटिक इंटरेक्शन आपको एग्जाम्पल सहित ध्यान रखनी है। बायोटिक इंटरेक्शन या जैविक अंतःक्रियाएं। देखिए, बायोटिक इंटरेक्शन या जैविक अंतःक्रियाओं की यदि अपन बात करें तो मुख्यतः बायोटिक इंटरेक्शन को दो पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन, एक तो है पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन या धनात्मक जैविक क्रियाएं, और एक है नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन, एक है नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन। यदि अपन बात करें पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन की या धनात्मक जैविक क्रियाओं की, तो पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन बात करें, ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें या तो दोनों ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों को बेनिफिट होगा, या एक को बेनिफिट लेकिन दूसरे को लॉस नहीं होगा। यानी कि पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन में या तो प्लस प्लस कंडीशन देखने को मिलेगी या फिर +0 कंडीशन देखने को मिलेगी, माइनस सिंबल यहां पर नहीं होगा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीसीज को लॉस या नुकसान नहीं हो, ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन को पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल है, एक तो है कमेंसेलिज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता, कमेंसेलिज्म या सहभोजिता, और दूसरा है म्यूचुअलिज्म जिसे सहोपकारिता बोलता है, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता। इसके अलावा एक प्रोटो कोऑपरेशन भी होता है, प्रोटो कोऑपरेशन जिसके अंदर भी दोनों को बेनिफिट होता है, वो भी एक पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन है। ठीक है। ये तो हो गए पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन, जिसमें कमेंसेलिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट और दूसरे को ना बेनिफिट ना लॉस। म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, यानी कि प्लस प्लस टाइप की बायोटिक इंटरेक्शन है। यदि अपन बात करें नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन की,
तो नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। मेनली अपन 3 अलग अलग टाइप्स इनकी बात करते हैं। जैसे एक है कंपटीशन, एक है पैरासिटिज्म, एक है प्रीडेशन। ठीक है, कंपटीशन एक ऐसी नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन है जिसमें पार्टिसिपेट करने वाली दोनों ऑर्गेनिज्म को लॉस या नुकसान होता है। पैरासिटिज्म एक ऐसी नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट और दूसरे को लॉस होता है। प्रीडेशन भी एक ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट और दूसरे को लॉस होता है। इसके अलावा जैसे एक एलिलोपैथी भी है। एलिलोपैथी के अंदर एक जीरो और दूसरा माइनस, यानी कि एक को ना बेनिफिट ना लॉस और दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस होता है। तो ये ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें कम से कम किसी एक ऑर्गेनिज्म या एक स्पीसीज जो बायोटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है उसको लॉस या नुकसान हो, ऐसी इंटरेक्शन को नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये मुख्यतः इंटरेक्शन है जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें कमेंसलिज्म या सहभोजिता की। तो कमेंसलिज्म या सहभोजिता एक ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन अपन बता सकते हैं जिसके अंदर एक को बेनिफिट और दूसरे को ना बेनिफिट और ना लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें जैसे एपीफाइट्स या अधिपादप इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा लियान्स यानी कि जो कठलताएं हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। एपीफाइट्स या अधिपादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जो कि किसी दूसरे पादप के तने के ऊपर वृद्धि करते हैं। हालांकि दूसरे पादप को वो नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि दूसरे पादप के लिए तो जीरो है वो बायोटिक इंटरेक्शन, लेकिन एपीफाइट्स को तो उनसे बेनिफिट हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म का तो एग्जाम्पल है। इसके अलावा लियान्स या कठलताएं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं तो दूसरे प्लांट के स्टेम को यूज करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर की तरफ वृद्धि करने के लिए, तो उसको बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे पादप को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ये भी कमेंसलिज्म या सहभोजिता का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि अपन बात करें म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता की, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, जिसे अपन सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें जैसे लाइकेन्स हैं। लाइकेन आपको पता है एल्गी और फंजाई का ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऐसा सहजीवी संबंध जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों को बेनिफिट होता है। एल्गी जो है वो फंजाई के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड सिंथेसाइज करवा करके अवेलेबल करवाता है, और इसके बदले में फंजाई जो है वो एल्गी को रहने के लिए स्पेस या हैबिटाइट प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा एल्गी को एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट से प्रोटेक्ट करने का काम भी फंजाई का होता है। तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो ये म्यूचुअलिज्म है, सहोपकारिता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने नाम सुना होगा माइकोराइजा जो है हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई का ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है। जिसमें कवक जो है वो हायर प्लांट्स की रूट के लिए वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और इसके बदले में हायर प्लांट्स की रूट से कवक जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दोनों को इस बायोटिक इंटरेक्शन में बेनिफिट हो रहा है। तो ये भी म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता का उदाहरण है माइकोराइजा, या जिसे कवक मूल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ नाइट्रोजन स्त्रीकारी बैक्टीरिया या जीवाणु भी ऐसे हैं जो कि हायर प्लांट्स, स्पेशली जो लेग्यूम्स प्लांट है, फलीदार जो पादप है, उनकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्लांट की रूट का जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया तो क्या करते हैं, ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है वो तो उस प्लांट की रूट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, और इसके बदले में उन बैक्टीरिया को रहने के लिए स्पेस और खाने के लिए फूड वहां से मिल रहा है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है।
आई बात समझ में? तो कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म में क्या फर्क है वो आपको समझ में आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है। एक प्रोटो कोऑपरेशन और होता है। प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर भी दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, लेकिन उन दोनों ऑर्गेनिज्म का लाइफ टाइम तक साथ साथ रहना जरूरी नहीं है। यहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म का साथ साथ रहना जरूरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि अपन नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन की बात करें, पहला है कंपटीशन। कंपटीशन का नाम आते ही अपन एनिमल्स में कंपटीशन का एग्जांपल ध्यान रखते हैं, लेकिन प्लांट्स या पादपों के अंदर भी अलग अलग चीजों के लिए कंपटीशन या स्पर्धा होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में लाइट के लिए, ऑक्सीजन के लिए या स्पेस के लिए कंपटीशन होता है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। और प्लांट स्पीसीज में कंपटीशन का एक बेस्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं, खेतों के अंदर जो खरपतवार या वीड्स उगते हैं, वो जो मुख्य फसल आपने बोई है उस फसल के पादपों के साथ कंपटीशन शो करते हैं। अब वो खरपतवार या वीड्स जो है उनकी जड़ें यदि ज़्यादा एफिशिएंट है वाटर के अब्जॉर्प्शन में, तो वो खरपतवार तो ज़्यादा ग्रो करते हैं और जो फसल आपने बोई है उसके पादप कम ग्रो कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खरपतवार में रूट सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा विकसित प्रकार का है। तो ये कंपटीशन ही तो है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, लाइट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। कंपटीशन भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो इंट्रा स्पेसिफिक यानी कि एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में होने वाला कंपटीशन, और एक है इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में होने वाला कंपटीशन, जिसमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा विग्रस होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका कारण यह है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के अंदर रिसोर्सेज जो है, संसाधन जो है वो सेम होते हैं। कई बार कंपटीशन से बचने के लिए गोसेका स्पर्धी अपवर्जन का नियम या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का नियम भी लागू होता है, जहां पर कुछ स्पीसीज कंपटीशन से बचने के लिए रिसोर्सेज को आपस में पार्टिसिपेट कर लेती है, आपस में बांट लेती है, जिसे अपन रिसोर्सेज पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कंपटीशन एक ऐसी नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों स्पीसीज को लॉस होगा, नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिज्म, ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें एक को बेनिफिट दूसरे को लॉस। अब ये तो प्रीडेशन के अंदर भी हो रहा है, एक को बेनिफिट दूसरे को लॉस, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? प्रीडेशन के अंदर जो प्रीडेटर है वो अपने होस्ट की डेथ कर देता है और उससे न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, जबकि पैरासिटिज्म के अंदर जो पैरासाइट है वो अपने होस्ट की डेथ नहीं करता, उनसे लगातार न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है। अब पैरासाइट जो है वो एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, वो एंडोपैरासाइट भी हो सकता है, यानी कि अपने होस्ट की बॉडी के बाहर भी पाया जा सकता है और होस्ट की बॉडी के अंदर भी वो प्रेजेंट हो सकता है। बाहर यदि है तो एक्टोपैरासाइट, अंदर यदि है तो एंडोपैरासाइट। टोटल पैरासाइट भी हो सकता है और पार्शियल पैरासाइट भी हो सकता है, यानी कि कंप्लीटली अपने होस्ट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड कर रहा है तो उसे टोटल पैरासाइट बोलेंगे, और यदि पार्शियली आंशिक रूप से अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है न्यूट्रिशन के लिए तो उसे पार्शियल पैरासाइट अपन बोलेंगे। ठीक है, प्लांट्स में भी पैरासाइट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेम पैरासाइट की यदि अपन बात करें, स्टेम पैरासाइट के अंदर अपन एग्जाम्पल बता सकते हैं कस्कुटा या अमरबेल जो है वो एक स्टेम पैरासाइट जो तने के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाने वाला पादप है। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें रूट पैरासाइट, तो रूट पैरासाइट के अंदर जैसे रेफ्लेसिया है, स्ट्राइगा है, ओरोबेंकी है, ये सब रूट पैरासाइट या मूल परजीवी है जो अपने होस्ट की रूट या मूल के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसमें पैरासाइट को तो बेनिफिट होगा और होस्ट को नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ये पॉजिटिव माइनस टाइप की बायोटिक इंटरेक्शन पैरासिटिज्म कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीडेशन या परभक्षण जिसे अपन बोलते हैं। अब प्रेडेशन का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई जंतु जो है वो किसी अपने प्रीडेटर को खा रहा है, लेकिन अपने होस्ट को खा रहा है। लेकिन जंतुओं के अंदर ही नहीं, पादपों के अंदर भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं।
हालांकि ज़्यादातर एग्जाम्पल्स एनिमल्स के अंदर है, लेकिन प्रीडेशन के बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स का नाम आपने ऐसा सुना होगा जो प्रीडेटर या परभक्षी के रूप में इंसेक्ट्स को खाते हैं या दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट जो है उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीट भक्षी पादप बोलते हैं। जैसे बहुत सारे फंजाई के मेंबर ऐसे हैं, जैसे कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस के रूप में, जैसे ड्रेशिना आपने नाम सुना होगा, निपेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है। ये कुछ ऐसे ऐसे प्रीडेटर प्लांट्स के एग्जाम्पल है जो इंसेक्टिवोरस के रूप में कीटों को खाते हैं। हालांकि वो कीटों को न्यूट्रिशन के लिए नहीं खा रहे, वो नाइट्रोजन के लिए खा रहे हैं। ऐसे जो प्लांट्स हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो ज़्यादातर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी वाले एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जहां नाइट्रोजन की कमी है। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो ऐसे इंसेक्ट्स को खाते हैं जिनसे वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकें। एग्जाम्पल्स मैंने बताए, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, निपेंथिस है, ये इंसेक्टिवोरस प्रीडेटर प्लांट्स के एग्जाम्पल है। तो इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट और दूसरे ऑर्गेनिज्म को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन है। ठीक है, लास्ट है एलिलोपैथी, ऐसी बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को ना बेनिफिट ना लॉस हो रहा है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड है लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे नुकसान पहुंचा रहा है या दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे इंटरेक्शन को एलिलोपैथी बोलेंगे। इसमें क्या होता है, नॉर्मली प्लांट्स के अंदर यदि अपन देखें तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने आसपास ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं, उन केमिकल्स को एलिलो केमिकल्स बोलते हैं, और उन एलिलो केमिकल्स की वजह से उस प्लांट के आसपास दूसरे प्लांट्स की वृद्धि नहीं हो पाती। वो दूसरे प्लांट्स की वृद्धि को इनहिबिट कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। इसे एलिलोपैथी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप खेतों के अंदर यूकेलिप्टिस या सफेदे का पादप या वृक्ष देखते हैं, उसके आसपास कोई दूसरा पादप ग्रो नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यूकेलिप्टिस के द्वारा कुछ ऐसे एलिलोकेमिकल सीक्रेट किए जाते हैं जो अपने आसपास के एरिया में दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। यहां पर यूकेलिप्टिस को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे प्लांट को बेचारे को नुकसान हो गया। तो ये एलिलोपैथी के एग्जाम्पल्स। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से बायोटिक इंटरेक्शन पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। या तो पूरा बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है जैविक अंतःक्रियाओं पे, या फिर लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स की तरह शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन। जैसे कई बार म्यूचुअलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट आया, कई बार कमेंसलिज्म के ऊपर, कई बार प्रीडेशन के ऊपर, कंपटीशन। ये पांचों जो है वो इंपॉर्टेंट है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। ठीक है, पांचों को एक एक दो दो एग्जाम्पल सहित आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हुए। 4 टॉपिक्स के बारे में अपने डिस्कशन किया है। एटमॉस्फेयर, अडेप्टेशन, चाहे वो हाइड्रोफाइट्स के अंदर हो चाहे जीरोफाइट्स के अंदर हो, इसके अलावा सोइल के अंदर पीडोजेनेसिस और सोइल प्रोफाइलिंग, और बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल सहित आपको ध्यान में रखनी है। इस यूनिट से कोई 2 यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से पूछे तो एक तो बायोटिक इंटरेक्शन वाला और दूसरा एडेप्टेशन या अनुकूलन वाला। इन दोनों में से कम एक बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आने वाले वीडियोस के अंदर इस पेपर की जो आने वाली नेक्स्ट यूनिट्स है, यूनिट 2nd, 3rd, 4th, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।